दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि आप ठीक हैं, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ऑपरेशनल मैनेजमेंट का एग्जाम बिल्कुल आपका जबरदस्त गया होगा। जो भी अपन ने क्लासरूम के अंदर पढ़ा, भले वो सर्कुलर मॉडल हो, भले वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में डिफरेंस हो, भले वो टोटल मेंटेनेंस हो, भले वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो, भले वो सर्विस डिजाइन हो, सारे टॉपिक अपन ने कवर अप करे हैं। भले वो JIT हो, EOQ में मैंने आपको बोला था कि उसका न्यूमेरिकल आने की प्रोबेबिलिटी है, वो आ गया, ऐसी मेरी आशा थी। 50% मेरे भी मन में था कि वो आ सकता है, नहीं आ सकता। ABC एनालिसिस की थ्योरी मैंने कराई थी, हाँ ABC एनालिसिस का न्यूमेरिकल नहीं कराया था। वो हमारे लिए भी एक इंटरेस्टिंग था कि ABC एनालिसिस का न्यूमेरिकल आ गया, ठीक है। पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने बताए कुछ उनमें से आए, लेकिन जो डिटेल वीडियोस मेरे देख के गए हैं दोस्तों, उनके हर क्वेश्चन का आंसर उनके पास था। ये आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकते हो कि ऑपरेशनल मैनेजमेंट का पेपर देने से पहले अगर उसने मेरे सारे वीडियो, जितने भी उसके 5 यूनिट के वीडियो थे, इसके साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो थे, अगर वो प्रिपेयर कर लिए थे तो पेपर आज बहुत अच्छा गया। मेरी यही आशा है और आपकी वेल विशेस से और आपके इतने मीन्स क्या कह रहा हूँ कि बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है आपका। मैं बता नहीं सकता कि हमारी टीम भी काफी खुश है कि आपके पेपर अच्छे जा रहे हैं, आपका इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इसीलिए हम MIS की भी सीरीज लाए हैं और हर सब्जेक्ट की पूरी सीरीज लाने की पूरी कोशिश रहेगी। MIS के अंतिम प्रहार की सीरीज में इसकी भी ले आया हूँ, यानी कि 10 आउट ऑफ 10 हम कितने देखने वाले हैं, 10 में से 10, और ये उसकी सीरीज का पहला पॉइंट। तो केवल 2 मिनट मैंने ऑपरेशनल मैनेजमेंट की बात करी, अब MIS के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, उनके डिटेल आंसर्स की बात करेंगे। मेरी फिर रिक्वेस्ट है कि केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मत देख के जाएं, डिटेल वीडियोस भी देख के जाएं, कहीं भी कुछ उसके बाहर से नहीं आ रहा है, इतनी मेरी पूरी आशा चल रही है। ABC का न्यूमेरिकल हमने नहीं कराया था, लेकिन वो आया, ये हमारे लिए भी सरप्राइजिंग था। लेकिन उसके और में जो EOQ की थ्योरी और न्यूमेरिकल मैंने ऑलरेडी बताया था कि वो आ सकते हैं। जिन बच्चों ने 2A/C का फॉर्मूला आया था वो इजीली उसको बना पाए, ठीक है। चलिए, ऑपरेशन मैनेजमेंट तो अब खत्म हो गया और MIS शुरू हो गया। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है आप सबसे, आप सबको पता है क्या आने वाला है, 15 अगस्त आने वाला है, तो एक नई परंपरा हम शुरू करने की कोशिश चल रही है हमारी तरफ से। अब कोई भी मुझे थैंक यू का मैसेज न करे, अब कोई भी मुझे थैंक यू का मैसेज ना करे, थैंक यू का मैसेज ना करे। फिर सर क्या करा जाए, आप हमें बोलिए जय हिंद। क्या बोलेंगे, जय हिंद। अब कोई भी मेरे को थैंक यू का मैसेज ना करे, केवल किसका मैसेज करे, जय हिंद, ठीक है। ये आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि अब हमको थोड़ा सा वेस्टर्न से हटके हमारा जो मूलभूत हमारा देश, उसकी भावना जगानी है, क्योंकि हमारे देश का विकास तभी हो सकेगा जब हम सब एक साथ एफर्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर थैंक यू हटाओ, अब हमारे को वर्ड चाहिए जय हिंद। कौन सा वर्ड चाहिए, जय हिंद, ठीक है। तो एक बार जो भी मेरा ये वीडियो सुन रहा है, एक बार जय हिंद जरूर मेरे को कमेंट करके बोल दीजिएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि आपने मेरी एक बात मानी। अब मैं आपके लिए पूरी जान लगा रहा हूं, देखो बिल्कुल आपके लिए MIS पूरी तैयार है और अंतिम प्रहार की आज सारे वीडियोस आज ही पूरे अपलोड करने की मेरी पूरी ताकत लगा दूंगा। लेकिन आज ही, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, 1 आउट ऑफ 10 पहला वीडियो बना रहा हूं। देखो 3-4 मिनट ले लिया आपके, लेकिन कुछ जरूरी बातें थी जो करनी जरूरी थी, यानी कि डिटेल वीडियोस भी देखने हैं, इसके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने हैं, उनको अच्छे से रिवाइज भी करना है और सारे बेसिक कंसेप्ट भी मैं क्लियर कराता हूं, ठीक है। अब इसके अंदर जो फर्स्ट MIS का फर्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, अब इधर उधर की बातें नहीं, अब डायरेक्ट ये है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अब और भी एक बात और बता देता हूं, बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर 4थी और 5वीं यूनिट अपलोड नहीं करी, तो AKTU के सिलेबस में MBA वालों के 3 ही यूनिट है और वो 3 ही 5 के बराबर है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपके केवल कितनी यूनिट है, 3 यूनिट है, ठीक है। तो आ जाते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पे। क्या है, इस बेसिक फंडे को अपन क्लियर कर लेते हैं। सपोर्ट सिस्टम बेसिकली होता क्या है, ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता क्या है, जो सिस्टम हमको डिसीजन लेने में हेल्प करता है वो हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कहलाता है। मैंने क्या बोला, जो सिस्टम हमको
डिसीजन लेने में हेल्प करता है, वो हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कहलाता है। जैसे कि मेरा कोई दोस्त, वो मेरे को डिसीजन लेने में हेल्प करता है। मैं उससे पूछता हूँ कि भैया आज क्या करूँ, आज मेरे को क्या करना चाहिए, आज कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए या कोचिंग के ऊपर एम्फेसिस करना चाहिए, ऑनलाइन करना चाहिए। तो मेरे माता पिता मेरे को गाइड करते हैं, मेरे गुरुजन मेरे को गाइड करते हैं, मेरे फ्रेंड्स मेरे को गाइड करते हैं, या और मैं खुद भी सेल्फ एस्टीम होती है, खुद के अंदर भी खुद का सेल्फ एक्सप्लोरेशन करता हूँ कि मुझे क्या करना है। सो ये क्या होता है, एक डिसीजन लेना होता है। जब वो डिसीजन लेता हूँ, जैसे कि एमबीए इन एचआर मैंने करा है, मैं बता देता हूँ, मैं एमबीए एचआर और माइनर मेरा मार्केटिंग कॉम्बिनेशन था, ठीक है। जब मैंने करा तो एक डिसीजन लिया, उस डिसीजन को लेने का कुछ सपोर्ट सिस्टम रहा। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ गाइडेंस दिया, मेरे टीचर्स ने मुझे कुछ गाइडेंस दिया, मुझे कॉलेज लेक्चरर्स ने कुछ गाइडेंस दिया, मेरे फ्रेंड्स ने कुछ गाइडेंस दिया, कुछ ऑनलाइन मुझे गाइडेंस मिला। तो दैट इज अ सिस्टम। और ये किसने हेल्प करा है, डिसीजन में। तो यही है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। लेकिन जब मैं इसको MIS में बोलता हूं, यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट में खड़ा होकर बोलता हूं, तो ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर। क्या बन जाता है, एक सॉफ्टवेयर, यानी वो सॉफ्टवेयर जो मेरे को, वो एप्लीकेशन, वो सॉफ्टवेयर जो मेरे को यानी कि मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करती है। दिस इज बेसिक मीनिंग ऑफ द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कोई हवा बनाने की जरूरत नहीं है कि सर ये वो, नहीं। जो सिस्टम, जो सॉफ्टवेयर मेरे को डिसीजन लेने में हेल्प करता है, वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कहलाता है। अब यहाँ पर क्या लिख रखा है, अ कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम एप्लीकेशन। क्या बोला है, a computerized application used to improve company decision making capabilities, analyze the large amount of data present in organization with the best possible option available। यानी कि कंपनी के पास जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, यानी कि कंपनी, सपोज कि कंपनी के मेंबर्स कितने हैं, कंपनी के मेंबर्स हैं 20,000 कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। अब ये एम्प्लॉइज हैं, अब ये एम्प्लॉइज के अगर मेरे पास एक आउटपुट का डेटा आ जाए, आउटपुट का डेटा आ जाए कि कौन व्यक्ति कितना आउटपुट देता है और कौन से मंथ में उसने कितना आउटपुट दिया है, तो मैं उसका एक एवरेज आउटपुट कैलकुलेट कर पाऊंगा। इस एवरेज आउटपुट से मुझे पता चल जाएगा कि कितनी मुझे उसको ट्रेनिंग देनी है और कितनी मेरे को उसको ट्रेनिंग एक्टिविटी करानी है। क्लियर है। तो ये डेटा के एनालिसिस से मैं मेरे ट्रेनिंग मॉड्यूल डिजाइन कर सकता हूं, मैं मेरी सर्विस क्वालिटी का कोई मॉड्यूल डिजाइन कर सकता हूं, मैं कितने ही तरीके। मतलब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज नॉट ओनली फॉर एम्प्लॉयज ट्रेनिंग, इट्स ऑल्सो इम्प्रूव फॉर द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। यानी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए मेरे को कोई डिसीजन लेना, डिसीजन जहां है आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम वहां। और हर एप्लीकेशन जैसे हर कार्य नहीं कर सकती, जैसे कि आप जो कैमरे की एप्लीकेशन है उससे कॉल नहीं लगा सकते, जो कॉलिंग की एप्लीकेशन है उससे कैमरा ऑन नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से हर जो सपोर्ट सिस्टम रहता है, DSS रहता है, उसके डिफरेंट क्वालिटी, डिफरेंट एस्पेक्ट, डिफरेंट परसेप्शंस होते हैं और डिफरेंट नीड के अकॉर्डिंग वो डिजाइन किया जाता है बेसिकली। यानी कि फीचर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं हर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर के। हर कंपनी अपने अकॉर्डिंग एक सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन करती है। आप 15 एप्लीकेशन से पढ़ोगे, आप 15 जगह वीडियोस देखोगे, तो हर एप्लीकेशन के खुद का इंटरफेस अलग होता है, उसकी कलर क्वालिटी अलग होती है, कहीं ना कहीं उसमें वेयर एंड टेयर होता है, वो उसके ऑब्जेक्टिव को देख के बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आर इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर। ये क्या है, इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर है। एक सॉफ्टवेयर होता है जो नॉन इंटरेक्टिव होते हैं, मींस कि आपका उसमें कोई इंटरेक्शन नहीं होता, वो केवल डाटा कलेक्ट करके रिपोर्ट जनरेशन का काम करते हैं। ये इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर है, मींस कि आप भी इसमें डाटा एंटर करते हैं मैन्युअली या बाय सॉफ्ट कॉपी। जैसे फिंगरप्रिंट की मशीन आपने हर जगह देखी होगी, जहां भी कंपनी आ गई है वहां पे फिंगरप्रिंट की मशीन आ गई है, वहां पे डायरेक्ट थंब से आपकी अटेंडेंस जाती है। दिस इज द, और जिस पे वो सॉफ्टवेयर चल रहा है, वो मशीन पे जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो सपोर्ट सिस्टम ही तो है उनका। बट ये हेल्प करता है डिसीजन लेने में कि इस बंदे ने ज्यादा छुट्टियां ली है, इस बंदे ने कम छुट्टियां ली है, तो इसको अप्रूव करी जा सकती है कि नहीं करी जा सकती। तो इंटरएक्टिव सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम नीडेड टू हेल्प मैनेजर टू मेक डिसीजन एक्सेसिंग बाय लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इसमें मेन एस्पेक्ट क्या आता है DSS में कि ये लार्ज वॉल्यूम से डील करता है। किससे डील करता है, लार्ज वॉल्यूम से डील करता है, स्मॉल वॉल्यूम के साथ डील यूजुअली नहीं करता, क्योंकि जो DSS है वो डिजाइन ही हमको लार्ज वॉल्यूम के सेट के लिए किया जाता है, उसके इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करने के लिए। वरना वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इनफ है स्मॉल
अगर एक्सेल की बात करें तो स्मॉल अगर डेटा है हमारे पास 10,000, 5,000, 7,000, तो एक्सेल सॉफ्टवेयर इज इनफ, बट एक्सेल इज नॉट काइंड ऑफ अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। लेकिन छोटी इंडस्ट्री में आप उसको कह सकते हो कि जो MS एक्सेल है वो भी एक सपोर्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लेकिन बड़ी इंडस्ट्री में खुद की ERP सॉल्यूशन करा जाता है, खुद के लिए अपनी प्लानिंग करके सॉफ्टवेयर जनरेट करे जाते हैं। ऑटोमेशन, ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम, दैट इज ऑटोमेशन सिस्टम। लाइक अमेजॉन डील करता है, अमेजॉन में आपने सोचा होगा कि जैसे ही आपने एक पार्सल बुक करा उसका एक रोड मैप आ जाता है आपके पास कि वो अब पैक हुआ है, अब वो आउट हुआ है, पैक्ड हो गया है, आउट ऑफ डिलीवरी हुआ है, ये उसकी स्टेप्स आ जाती है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है, जैसे आपके पास वो मैसेज आ जाता है या आपको आपकी ऑर्डर लिस्ट में दिखने लग जाता है, ये बेसिकली AI इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर है और ये हेल्प करता है आपको आइडेंटिफाई करने में कि कहां तक आया। अब उनके पास लार्ज वॉल्यूम में वो पैकेज डिलीवर करते हैं, जब वो लार्ज वॉल्यूम में पैकेज डिलीवर करते हैं तो उनको हेल्प हो जाती है कि किधर उनको सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग करनी है। हो सकता है कहीं से पैकेजेस ज्यादा आ रहे हो लेकिन उनका जो यूजुअली डिलीवरी टाइम है वो कम हो, ज्यादा हो, मतलब कि 10 to 15 डेज अगर वो यूजुअली डिलीवरी टाइम ले रहे हैं लेकिन वहां पे वॉल्यूम ऑफ सेल्स ज्यादा है, तो वो उसको रिड्यूस करने के लिए वहां पे सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो दैट इज द बेसिक मोटो फॉर डेवलपिंग अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। क्लियर है? अब इसके एट्रीब्यूट एग्जाम में आपसे अच्छे से पूछे जाएंगे तो अपन को भी अच्छे से याद करने। क्या कहना चाह रहा है एट्रीब्यूट, यानी कौन कौन सी चीजें या फीचर्स आप कह सकते हो, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो, ये सब अपन को याद रखने हैं। अब ये सर इतने सारे हैं, अपन कैसे याद करेंगे? देखो एट्रीब्यूट, ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने अलग से लिख दिए और एट्रीब्यूट अलग से लिख दिए हैं। अगर सेम भी आप लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि थ्योरेटिकल ग्राउंड पे तो अलग अलग है लेकिन इन द प्रैक्टिकल लाइफ में ना बोथ आर द सेम थिंग। एट्रीब्यूट क्या होता है? गुण होते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक को विशेषता बोला जाता है। तो एट्रीब्यूट्स क्या है? Attributes is the adaptability and flexibility. DSS is developed by person or company according to the need of the organization. जैसे ऑर्गेनाइजेशन की नीड होगी वैसा बनाया जाता है। तो ये अडेप्टेबिलिटी होता है ये, और ये फ्लेक्सिबल होते हैं। हाई लेवल ऑफ इंटरएक्टिविटी, यानी कि लेवल ऑफ इंटरेक्शन कितना होता है? हाई होता है। हम इसको डेटा देते हैं और ये हमको रिजल्ट देता है। ईज ऑफ यूज, यानी कि इसको यूजर फ्रेंडली बनाया जाता है, ठीक है। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आपने देखे होंगे, विंडोज के अलावा लाइनक्स देखा होगा, ठीक है, जो अच्छे तो हैं लेकिन वो यूजर फ्रेंडली नहीं है। जैसे कि विंडोज आए थे मोबाइल फोन में, एंड्रॉइड से पहले कौन से सॉफ्टवेयर चल रहे थे? विंडोज चल रहे थे। तो काफी इंटरेस्टिंग तो था लेकिन यूजर फ्रेंडली नहीं था, तो बट ये यूजर फ्रेंडली होते हैं। देन इफेक्टिव, एफिशिएंस एंड इफेक्टिवनेस मींस कि ये जिनके द्वारा जो प्रोवाइडेड डेटा होता है ये 100% एक्यूरेसी के साथ डील करते हैं। 100%। अगर आपने डेटा इनपुट में कोई मिस्टेक नहीं करी तो आउटपुट में भी कोई मिस्टेक नहीं आएगी। कंप्लीट कंट्रोल बाय डिसीजन मेकर, जो इसके टॉप मैनेजर्स होते हैं, जो इसके टॉप मैनेजर, डिसीजन मेकर्स कौन सा होता है? आपको ये क्वेश्चन अंदर का है, याद रख लेना। टॉप मैनेजमेंट डिसीजन मेकर होते हैं, टॉप मैनेजमेंट, और जिसको टॉप लेवल बोला जाता है, ठीक है। पढ़ाया था ना मैंने कुछ इस तरीके का, कुछ याद आया? ये टॉप है, ये मिडिल है और ये लोअर है। तो जो टॉप मैनेजर्स हैं दे आर द यूजर्स एंड द डिसीजन मेकर्स ऑफ द कंपनी, याद रखना। और एक्सटेंडेबिलिटी, यानी कि आप अगर आपकी कंपनी के जैसे जैसे साइज बढ़ेगी आप अपने सॉफ्टवेयर की भी साइज बढ़ा सकते हो, उसको एक्सपांड कर सकते हो। दीज आर द बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ अ गुड सॉफ्टवेयर। तो यही डीएसएस के अंदर भी अपन को लिखना है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएसएस, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इसकी क्या विशेषता है, या आप इसके एडवांटेजेस में भी इसको सेम पॉइंट्स लिख सकते हो। अगर एडवांटेजेस पूछ लिया गया तब भी ये लिख सकते हो। क्या कहने का कोशिश कर रहा है? सपोर्ट फॉर डिसीजन मेकिंग इन सेमी स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि सपोज कोई अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम आ गई, ऐसी प्रॉब्लम जो पहले कभी हुई नहीं थी, जैसे कि कोविड। अब कोविड के टाइम पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई हमारी गवर्नमेंट के सामने कि उनको पता था कि कोविड का ब्लास्ट होने वाला है, ठीक है, और मतलब रोज के 50,000 से 1 लाख लोग केसेस आने वाले हैं। तो
इस स्ट्रक्चर को निपटने के लिए उनके पास कोई ना तो सॉफ्टवेयर था, ना कोई ऐसे पास्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन जो पुराने डेटा थे कि हम कितने टाइम में हमारी जो स्किल्स हैं, हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हमारे जो स्टाफ्स हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, उनको इस प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब करने में और उनके लिए दवाएं प्रिस्क्राइब करने में उनको ट्रेन कर सकेंगे, पीपल्स को ट्रेन कर सकेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग की अवेयरनेस फैला सकेंगे, मास्क के लिए अवेयरनेस फैला सकेंगे। यही सपोर्ट सिस्टम डेवलप करने, यही डिसीजन सपोर्ट सिस्टम उनको बता सका। क्यों? क्योंकि चीन जिस हिसाब से कर सका उस हिसाब से इंडिया को उससे बहुत फास्ट करना था, अमेरिका जिस हिसाब से कर सका उससे भी इंडिया को बहुत फास्ट करना था। और आपको खुशी होनी चाहिए, आपको गर्व होना चाहिए कि हमने वो करके दिखाया, हमने कोविड को हरा के दिखाया। अभी फिर केसेस बढ़ रहे हैं, मैं मान रहा हूं, लेकिन जितना इंपैक्ट चाइना में हुआ, जितना इंपैक्ट अमेरिका में हुआ, इतना इंपैक्ट इंडिया में नहीं हो पाया। हाँ, माइग्रेशन इज द वन ऑफ द बिगेस्ट इशू इन दिस एरा, जिसमें गवर्नमेंट को और अच्छे से वर्क करना चाहिए था। माइग्रेशन की समस्या बहुत रही, लेबर की उसमें प्रॉब्लम्स आई। ये मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि मैं कहां बात कर रहा था कि जो अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने में हेल्प करते हैं। 100% नहीं कर पाते बट हेल्प करते हैं। सपोर्ट मैनेजर्स फॉर वेरियस मैनेजरियल लेवल्स रेंजिंग फ्रॉम द टॉप एग्जीक्यूटिव लाइंस मैनेजर, यानी मैनेजर्स को हेल्प करता है। सबसे बेस्ट है तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम किसको हेल्प करता है? मैनेजर्स को, यानी टॉप मैनेजर्स को। क्यों? क्योंकि टॉप में, अगर मैंने आपको बताया था, टॉप जो मैनेजर होते हैं इनकी एक्टिविटी कौन सी होती है? डिसीजन की। अगर इनकी एक्टिविटी मैं बोलता हूं डिसीजन की, एम की होती है मैनेजिंग की एक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूं, और एल की एक्टिविटी होती है ऑपरेशनल, यानी लेबर जो होता है वो ऑपरेशनल एक्टिविटी करता है, यानी कोर्स ऑफ एक्शन तो लेबर करता है। मैनेजर्स जो होते हैं वो उसको, मिडिल मैन जो होते हैं वो उसको सुपरविजन का काम करते हैं, और टॉप मैनेजर्स जो होते हैं वो डिसीजन का काम करते हैं। इसलिए मैनेजरियल एक्टिविटी कौन सी है? अगर आपसे कोई मैं पूछ लेता हूं मैनेजरियल एक्टिविटी, एचआरएम का कंसेप्ट आया है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ये मैनेजरियल एक्टिविटी इसमें हेल्प कर रही है। आई होप क्लियर है। सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल ग्रुप्स, इंडिविजुअल भी सपोर्ट करता है, ग्रुप में भी। सपोर्ट फॉर इंटरडिपेंडेंस सीक्वेंशियल डिसीजन, एक डिसीजन जो दूसरे पे डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, दोनों के अंदर डीएसएस हेल्प करता है। और सपोर्ट फॉर इंटेलिजेंस डिजाइन चॉइस एंड इंप्लीमेंटेशन, यानी आज तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इतना हेल्पफुल हो गया है कि वो प्रोडक्ट डिजाइन में भी हेल्प कर देता है। वो बता देता है कि इस तरीके के प्रोडक्ट पहले डिजाइन किए गए थे, वो मार्केट के अंदर फ्रूटफुल नहीं रहे, इस तरीके के ज्यादा रहे, तो अपने प्रोडक्ट कैटेगरी ए बी सी न रख के डी ई एफ रखी जाए, सो दैट इज प्रोडक्ट डिजाइन चॉइस, और इसके अंदर भी सपोर्ट सिस्टम हेल्प करता है। आई होप क्लियर हो गया है आपको। और लास्ट अपन इसका देख लेते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ डीएसएस। ठीक है, फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, यानी कौन कौन से इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। पहला तो होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और दूसरा होता है मॉडल मैनेजमेंट सिस्टम, तीसरा है सपोर्ट टूल्स। कोई दिक्कत? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? अब ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज लाइक, इसके ऊपर अपन डिटेल में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन अभी अपन इसको थोड़ा सा इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीख लेते हैं हम। ये इतना बड़ा टॉपिक है इसलिए मैंने इसको पूरे 20-25 मिनट के अंदर अपन इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या है ये? डीबीएमएस भी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का पार्ट है, एमएमएस भी इसका ही पार्ट है, और सपोर्टिंग टूल लाइक एड ऑन, जो उसको एक्स्ट्रा दे दिया जाता है। अब डीबीएमएस क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये बेसिकली वो डेटाबेस है जिसके हेल्प लेके हम डिसीजन लेते हैं, वो डेटाबेस जिसके हेल्प लेके हम डिसीजन लेते हैं। लाइक टू सॉल्व अ प्रॉब्लम द नेसेसरी डेटा में कम फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेटाबेस। In the organization, internal data is generated by system, TPS, and external data is a variety source as newspaper, यानी कि जो न्यूज़पेपर्स हैं ऑनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल डेटा की हेल्प लेके हम क्या लेते हैं? डिसीजन लेते हैं। ये एक पार्ट होता है डीएसएस का, यानी डाटाबेस सिस्टम सॉफ्टवेयर का। अब ये डीएसएस क्या करता है? एक डेटा कलेक्ट करता है। ये डेटा कहां से कलेक्ट होगा? तो प्राइमरी लेवल पे होगा या सेकेंडरी लेवल पे होगा। प्राइमरी यानी ऑर्गेनाइजेशन का खुद का, जिसको इंटरनल बोलते हैं, और सेकेंडरी लेवल पे यानी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का, जिसको एक्सटर्नल बोलते हैं। क्लियर है? इंटरनल, एक्सटर्नल, वो जो डेटा कलेक्ट हुआ ये इसका फर्स्ट कंपोनेंट है। सेकंड होता है मॉडल मैनेजमेंट सिस्टम। ये मॉडल मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? इट स्टोर्स एंड एक्सेस द मॉडल्स दैट द मैनेजर यूज टू मेक डिसीजन, यानी कि वो मॉडल्स जिसके बेस पे हमको
डिसीजन लिए जाते हैं, यानी हर कंपनी के रूल्स होते हैं, हर कंपनी के एथिक्स होते हैं, हर कंपनी के एक बेसिक पॉलिसी होती है जिसके बेस पे वो डिसीजन लेती है। डायरेक्ट, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, एक कंपनी में डायरेक्ट प्रोटोकॉल है कि अगर कोई एम्प्लॉय 2 दिन लगातार लेट आता है, 2 दिन कंटिन्यूस लेट आता है, तो तीसरे दिन से उसकी सैलरी 50% काट ली जाए। तीसरे दिन से उसकी सैलरी 50% काट ली जाए तो दैट इज मॉडल मैनेजमेंट सिस्टम। किसी कंपनी में यही रूल 4 डेज पे हो सकता है, किसी कंपनी में यही रूल 2 डेज 5 डेज पे हो सकता है, तो दैट इज मॉडल मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर है ना? और इसी तरीके से सपोर्टिंग टूल भी होते हैं इसके, लाइक एरर हो कुछ तो वो बता देता है, ग्राफिकल एनालिसिस दे देता है। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर के ही पार्ट है, जिधर से एक डेटा दे दिया जाता है तो डेटाबेस मैनेजमेंट हो गया, जिन पॉलिसीज को वो फॉलो करता है, जो खुद एनालिसिस करने के लिए फॉलो करता है, वो मॉडल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। इसके अलावा कोई एरर आ जाती है, कोई अलग रिप्रेजेंटेशन करना, ग्राफिकल बताना होता है, तो वो सपोर्टिंग टूल हो गए। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारे कंपोनेंट्स ऑफ द डीबीएमएस, सॉरी कंपोनेंट ऑफ द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हुए। आई होप क्लियर हो गया। बड़े आसानी से, बड़े नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर मैंने विदाउट आईटी की लैंग्वेज के आपको आईटी के कंसेप्ट सिखाए हैं। जय हिंद।